हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज के इस वीडियो में किस बारे में बात होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपकी अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट बुक है, लेखा शास्त्र का जो प्रथम भाग है, उसमें पहले चैप्टर के आंकिक प्रश्न संख्या 2 का हल हम इस वीडियो में समझाएंगे, जो आपके अकाउंटेंसी की पहली बुक में पेज नंबर 54 पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो आपके जो आंकिक प्रश्न संख्या 2 हैं, वो शुरुआत में आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, यह आय व्यय खाते से संबंधित प्रश्न की श्रेणी में आता है। इसमें आपको आय व्यय खाते बनाने के बारे में पूछा जाता है। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि हरिमोहन धर्मार्थ संस्थान का प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है। एक हरिमोहन धर्मार्थ संस्थान नाम की संस्था है, आपको उसका प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया गया है, जो 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का है। तो हम पहले इसकी सूचनाएं पढ़ लेते हैं। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसमें एक तरफ प्राप्तियां दी गई है और दूसरी तरफ भुगतान दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे आपको अतिरिक्त सूचना भी दी गई है, जिसमें बताया गया है निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखकर आपको आय व्यय खाता तैयार करना है। तो सीधी सी बात है, मुझे इसमें एक आय व्यय खाता बनाना है। तो आय व्यय खाता बनाने के लिए मैं पहले इन सूचनाओं में जो मुझे मदें दी गई है, मैं उनको टिक कर लूँगा, ताकि मुझे याद रहे कि इन मदों से रिलेटेड अतिरिक्त सूचना मुझे दी गई है और मुझे उनका समायोजन आय व्यय खाता बनाते समय करना है। तो पहली मद मुझे दी गई है किराया 800 रुपये, जो कि दायित्व हमारा दिया गया है। दायित्व मतलब हमें चुकाना बाकी है। तो भुगतान साइड में जो हम किराया की मद दे रखी है, उसे टिक कर लेंगे। भुगतान साइड में किराया एवं कर दे रखा है 4000। इसको मैंने टिक कर लिया है, क्योंकि मेरा प्रश्न हल करते समय मुझे इसको काम में लेना है। किराए के बाद अगला मुझे बताया है एक दायित्व बाकी है वेतन का 1200 रुपये। तो वेतन को भी मैं टिक कर लूँगा। भुगतान पक्ष में जो वेतन दिया गया है, ये वेतन मेरा टिक हो गया है। वेतन के बाद अगली मद मुझे दी गई है विज्ञापन के 200 रुपये मेरे दायित्व बाकी हैं। तो विज्ञापन के 200 रुपये भी मैं यहाँ टिक कर लूँगा। विज्ञापन की मद को टिक कर लिया है। विज्ञापन के बाद विनियोगों पर ब्याज की अप्राप्य राशि 2000 रुपये है। विनियोग हमारे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, उससे हमें ब्याज मिलता है। तो इसके 2000 रुपये अप्राप्य यानी आने बाकी हैं। तो मैं इसे प्राप्ति पक्ष में देखूंगा। प्राप्ति पक्ष में जो विनियोगों का ब्याज मुझे दे रखा है 3800 रुपये, उसको मैं टिक कर लूँगा और इसमें मुझे पता चलेगा कि 2000 रुपये मेरे आने बाकी हैं। और इस तरह से अतिरिक्त सूचनाएं भी हमारी हो गई हैं। नीचे आय व्यय खाते का अधिक के 1500 रुपये बताया गया है, जो हमें हल करने के बाद पता चलेगा हमारा आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हमारा आंसर। इसका हल करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मेट बनाना होगा, जो मैंने पहले से ही बना के तैयार कर दिया है। फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा हरिमोहन धर्मार्थ संस्था की लेखा पुस्तकों में। जो हमें संस्था का नाम दिया गया था हरिमोहन धर्मार्थ संस्थान, तो उसके नाम को हेडिंग के रूप में सबसे ऊपर लिखेंगे हरिमोहन धर्मार्थ संस्था की लेखा पुस्तकों में। फिर 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु जो समयावधि होती है उसे मेंशन करना होता है, और उसके बाद जो हम खाता बना रहे हैं उसका नाम हो जाएगा आय व्यय खाता। आय व्यय खाते के 2 पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। इसमें सारी आय और व्यय को हम मेंशन करते हैं। यहाँ प्रश्न में गलत लिख लिया गया है, प्राप्तियां नहीं आके यहाँ आएगा सारे व्यय, और यहाँ भुगतान नहीं आके आएगा समस्त आय। ये फॉर्मेट बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको क्लियर कर लिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आंसर। पहले हम बात करते हैं प्राप्ति पक्ष की। तो प्राप्ति पक्ष की जो मदें हैं पहले उनका लेखा कर लेते हैं। प्राप्ति पक्ष की जो मदें हैं उन्हें हम आय पक्ष में लिखेंगे। तो प्राप्ति पक्ष की जो हमारी पहली मद है वो है पिछले वर्ष का शेष आगे लाया गया, बैंकस्थ रोकड़ और हस्तस्थ रोकड़। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि पिछले वर्ष का शेष जो होता है वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में जाता है, प्रारंभिक तुलन पत्र में जाता है। इसे हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाते हैं। तो ये तीनों मदें, चाहे आप बैंकस्थ रोकड़ कहो चाहे हस्तस्थ रोकड़ कहो, इन्हें आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद अगली जो हमारी मद है वो है दान के 16,000 रुपये। दान के 16,000 रुपये को हम आय में लिख लेंगे। दान प्राप्तियाँ दान के नाम से 16,000 रुपये। इसके बाद
अगला है चंदे के 50,200 रुपये। चंदा मुझे कुछ नहीं बताया गया है, इस वर्ष का है, पिछले वर्ष का है, अगले वर्ष का है, तो मैं संपूर्ण चंदे को इस वर्ष का चंदा मानते हुए 50,200 रुपये से एंट्री कर लूँगा आय के रूप में। इसके बाद अगला है हमारा बीमा निधि। अब किसी भी शब्द के साथ अगर निधि जुड़ जाता है तो इसका मतलब वह विशिष्ट निधि है, और विशिष्ट निधि जो है वो तुलन पत्र में जाती है, उसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है। तो बीमा निधि के जो 60,000 हैं मैं वो इसमें नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद वसीयत। वसीयत दो तरह की होती हैं। वैसे अगर आप आरबीएसई या अदर स्टेट बुक्स में पढ़ोगे तो कुछ राइटर जो होते हैं वो वसीयत को पूरा का पूरा तुलन पत्र में लिखने का समर्थन करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुकों में ऐसा नहीं किया गया है। एनसीईआरटी बुकों में वसीयत के दो प्रारूप बताए गए हैं। अगर सामान्य वसीयत है तो उसे आय व्यय खाते में डाला जाएगा, और अगर विशिष्ट वसीयत है तो उसे हम तुलन पत्र में लिखेंगे। तो वसीयत के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम सामान्य वसीयत मानते हुए इसकी प्रविष्टि आय व्यय खाते में आय पक्ष में करेंगे, वसीयत के 12,000 रुपये। वसीयत के बाद जो हमारी अगली मद है वह है विनियोगों पर ब्याज 3800 रुपये, जिस पे हमने टिक किया हुआ है, यानी इसके नीचे मुझे इसके बारे में सूचना दी गई है। तो पहले मैं प्रविष्टि करता हूँ विनियोगों पर ब्याज की। तो हमारा विनियोग पर ब्याज जो है वो लिख लिया गया है 3800 रुपये। अब इसके साथ साथ मुझे अतिरिक्त मद का भी ध्यान रखना है जो मुझे सवाल में प्रश्न में दिया गया है, जो है विनियोगों पर ब्याज की अप्राप्य राशि 2,000 है। इसका सीधा सा मतलब हुआ है कि मेरे रुपए आने बाकी हैं। अब आय है जो आनी बाकी है, इस साल की है, तो यह आय में जुड़ जाएगी, और इस तरह से मेरे हो जाएंगे अप्राप्य ब्याज के 2,000 रुपये जुड़ने के बाद 3800 और 2,000 रुपये 5,800 रुपये, यानी 5,800 रुपये मेरा टोटल आ जाएगा, जो मैं केस के कॉलम में लिखूँगा। इसके बाद विनियोगों पर ब्याज के बाद हमारी जो अगली मद हमें दी गई है वो है जमा पर ब्याज 3800 रुपये। अब जमा पर ब्याज भी हमारा एक तरह से आय की मद है, तो इसको भी मैं आय पक्ष में लिखूंगा, जमा पर ब्याज। और जमा पर ब्याज के नाम से हमारी प्रविष्टि हो जाएगी आय पक्ष में 800 रुपये से। जमा पर ब्याज के बाद है पुराने अखबारों का विक्रय 500 रुपये। पुराने अखबारों का विक्रय भी एक आय की मद है, तो इसको भी हम यहाँ आय के कॉलम में दिखाएंगे, पुराने अखबारों का विक्रय। पुराने अखबारों का विक्रय, और ये हमारे आय के कॉलम में आ जाएगा 500 रुपये। पुराने अखबारों के विक्रय के बाद है भवन के लिए अनुदान। अब भवन के लिए अनुदान का मतलब तो होता है चंदा, लेकिन ये भवन के लिए मिला है इसलिए यह विशिष्ट अनुदान है, इसको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, इसको हम तुलन पत्र में मेंशन करेंगे, तो इसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं होगा। अगला है भवन के लिए वसीयत। यह वसीयत भी एक विशिष्ट वसीयत हो गई है, क्योंकि यह भवन के लिए मिली है, तो इसलिए ये भी तुलन पत्र में जाएगी, इसको हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी प्राप्ति पक्ष की सारी मदें हमने प्रविष्टि कर ली हैं। अब हम बात करते हैं भुगतान पक्ष की मदों के बारे में। तो भुगतान पक्ष की जो हमारी मद है उसमें पहली मद हमें दी गई है भुगतान पक्ष में फर्नीचर के 3,000। फर्नीचर एक संपत्ति है, तो फर्नीचर यानी संपत्ति खरीदने के लिए किया गया भुगतान आयगत भुगतान ना होकर पूंजीगत भुगतान होता है, उसे हमें तुलन पत्र में फर्नीचर में जोड़ के दिखाना होता है, इसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाएगा। इसी तरह से विनियोग के जो 55,000 रुपये हैं वो भी तुलन पत्र में जाने वाली मद है, संपत्ति का क्रय है, उसे यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। भवन के लिए अग्रिम 20,000 रुपये दिए गए हैं। अब भवन के लिए जो हमने अग्रिम दिए हैं, आपको पता है कि भवन के लिए वसीयत 12,000 रुपये हमें मिली हुई है, और भवन के लिए अनुदान 16,000 रुपये हमें मिला हुआ है, जिन दोनों की प्रविष्टि हमने नहीं की है। तो इन दोनों से जो हमारे पास 28,000 रुपये इकट्ठा होते हैं, उसी से अग्रिम की राशि का समायोजन होगा, उसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें दिया गया है इसके बाद हमें दिया गया है दान के 60,000 रुपये, जो हम व्यय पक्ष में लिखेंगे। दान हमने दिया है, भुगतान क्या है मतलब हमने दान दिया है, तो हमारे लिए यह व्यय हो जाएगा, तो दान दिया गया, या दान के नाम से हम प्रविष्टि कर लेंगे हमारे 60,000 रुपये के अमाउंट के साथ। अब इसके बाद अगली मद हमें दी गई है, दान के बाद जो हमारी अगली मद हमें दी गई है वह है वेतन के 10,400 रुपये, जिसके लिए हमें नीचे सूचना दी गई है। तो पहले नाम लिखेंगे वेतन,
और उसके लिए हम लिख लेंगे 10,400 की राशि। और फिर नीचे वाली सूचना में हमें वेतन का दायित्व तो बताया गया है कि वेतन के 1200 रुपये अभी चुकाने बाकी हैं। तो वेतन की राशि जो चुकानी बाकी है उसे हम इस वेतन की राशि में जोड़ के दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारा वेतन आ जाएगा प्लस दायित्व या बकाया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसकी राशि है हमारे 1200 रुपये जो हमने अभी तक नहीं चुकाई है। तो 10,400 और 1200 रुपये मिलके हो जाएंगे 11,600 रुपये जो हमें प्रविष्टि करनी है। अब वेतन के 11,600 के बाद अगली मद हमें दी गई है किराया एवं कर, जिस पे 4,000 रुपये पे भी टिक किया गया है। तो किराया एवं कर के लिए भी हमें अतिरिक्त सूचना दी गई है, तो प्रविष्टि करेंगे किराया एवं कर के नाम से। और इसके जो 4,000 रुपये हमें दिए गए हैं वो लिखने के बाद हम अतिरिक्त सूचना पढ़ लेते हैं कि किराए का क्या बाकी है। तो किराए के 800 रुपये का दायित्व अभी बाकी है। तो किराए का जो ये 800 रुपये का दायित्व है ये हम दायित्व के नाम से किराए में जोड़ देंगे या बकाया के नाम से लिख लेंगे, चुकाना बाकी है, बकाया है। और इस तरह से हमारे 800 रुपये किराए में जुड़ जाएंगे और हमारी जो किराए की कुल राशि आएगी वो हो जाएगी 4,800 रुपये। किराए के बाद हमारा अगला दिया हुआ है छपाई के 1,000 रुपये। तो छपाई के 1,000 रुपये भी हम व्यय पक्ष में लिख लेंगे, जिनके ऊपर कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है तो इनको एज इट इज लिख लिया जाएगा। डाक के 3,000 रुपये, डाक के 300 रुपये जो हैं वो भी हम व्यय पक्ष में लिख लेंगे। डाक के 300 रुपये के बाद विज्ञापन हमें दिया गया है, विज्ञापन पे भी टिक किया हुआ है, यानी विज्ञापन रिलेटेड अतिरिक्त सूचना भी हमें दी गई है। विज्ञापन में साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन के 200 रुपये हमारे दायित्व बाकी हैं। तो विज्ञापन के 200 रुपये के दायित्व को हम विज्ञापन के नाम से लिख लेंगे। तो ये 1,100 रुपये तो हमें प्रश्न में दिया गया है और अतिरिक्त सूचना में हमें बकाया बताया गया है कि 200 रुपये का दायित्व अभी बाकी है। 1,100 और 200 मिलके हमारे हो जाएंगे 1,300 रुपये जो हम व्यय पक्ष में लिख लेंगे। इसके बाद हमारे बीमा के 3,800 रुपये दिए गए हैं। बीमा के 3,800 रुपये व्यय हुआ है तो इसको हम बीमा के नाम से लिख लेंगे, बीमा 3,800 रुपये। और इस तरह से हमारा आय व्यय खाता यहाँ पूरा हो जाता है। सॉरी, यहाँ 4,800 रुपये है, मैंने 3,800 रुपये लिख दिया है, तो ये हमने 4,800 रुपये कर दिया है। इसके बाद आगे है शेष आगे लाया गया। जैसे हमने प्रारंभिक शेष को यहाँ नहीं दिखाया था उसी तरह से अंतिम शेष भी अंतिम तुलन पत्र में जाएगा, उसे भी आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा। और हमारे आय व्यय खाते से संबंधित सभी सूचनाएं हो गई हैं। किराए का समायोजन हमने कर लिया है, वेतन का समायोजन हमने कर लिया है, विज्ञापन का समायोजन हमने कर लिया है, विनियोगों पर अप्राप्य ब्याज 2,000 रुपये हमने प्रविष्ट कर लिया है। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर 1,500 रुपये आता है या नहीं आता है। तो यहाँ हम पहले आय पक्ष का योग करेंगे और फिर उसमें से व्यय पक्ष का योग हम निकाल के चेक कर लेंगे कि हमारा आय व्यय खाता मैच होता है या नहीं होता है, हमारे आंसर 1,500 रुपये आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले आय पक्ष का योग करते हैं 16,000 रुपये प्लस 50,200 रुपये प्लस 12,000 रुपये प्लस 5,800 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 500 रुपये। और इस तरह से हमारा आय पक्ष का योग आ जाता है 85,300 रुपये। अब ये 85,300 रुपये हमने नीचे टोटल के रूप में बता दिए हैं। इसमें से हम व्यय पक्ष की राशि यानी 60,000 रुपये और 11,600 रुपये और 4,800 रुपये और 1,000 रुपये और 300 रुपये और 1,300 रुपये और 4,800 रुपये घटाएंगे तो हमारा आंसर 1,500 रुपये आ जाता है। तो ये 1,500 रुपये जो हमारा आधिक्य है उसको हम आधिक्य के नाम से दिखा देंगे। आप चाहें तो इसको नीचे कोष्टक में लिख सकते हैं कि व्यय का ये आधिक्य है, तो इसको हम नीचे कोष्टक में भी लिख सकते हैं, आय का व्यय पर आधिक्य। और इस तरह से हमारा जाता है और हमारे आंसर मैच हो जाते हैं। अगर आप सीधे इनको लेस करना नहीं चाहते हैं तो आय पक्ष का योग करने की तरह ही आप पहले व्यय पक्ष का योग निकाल सकते हैं, जो होता है 60,000 प्लस 11,600 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस 1,300 प्लस 4,800। और इस तरह से यहाँ तक का हमारा व्यय पक्ष का योग, क्योंकि ये तो आधिक्य है, ये तो हम शेष निकालेंगे। इससे ऊपर का जो योग है वो हमारे आएगा 83,800 रुपये। और ये व्यय पक्ष का योग है तो आय पक्ष के योग
85,300 में से जब इसे माइनस करेंगे तो ये 83,800 माइनस 85,300 करेंगे तो हमारा बैलेंस 1,500 रुपये ही आएगा, जो हमने से आदित्य के नाम से यहाँ लिख लिया है। और हमारा प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाता है, हल हमारा पूर्ण हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंडिंग में आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है, कंप्लेन है, कोई सजेशन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इट एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।